तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि पोर्टफोलियो बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, और हमने ये सीखा था कि इन्वेस्टर तीन तरह के होते हैं, रिस्क एवर्स, रिस्क सीकर, रिस्क न्यूट्रल। पर फिर ये भी सीखा कि पोर्टफोलियो एक रिस्क एवर्स पर्सन ही बनाएगा, रिस्क सीकर और रिस्क न्यूट्रल को बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिस्क सीकर जो है वो तो कितना भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, और रिस्क न्यूट्रल है जो वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता है। तो हम तो पोर्टफोलियो बनाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। तो अगर आपको रिस्क सीकर या रिस्क न्यूट्रल रहना है तो फिर यू नीड नॉट मेक अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो रिस्क एवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि रिस्क एवर्स को डिफाइन करो, डिफाइन रिस्क एवर्स पर्सन, तो हम बोलेंगे ही वांट्स मैक्सिमम रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क एंड ही वांट्स मिनिमम रिस्क फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न। कल समझाया था कि अगर इन्वेस्टर ने अपना रिटर्न फिक्स कर दिया है कि रिटर्न तो मुझे 15% ही चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं गिवन रिटर्न। गिवन रिटर्न मतलब फिक्स है कि रिटर्न तो इतना ही चाहिए। तो अब वो कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? तो वो ऑप्शन चूज करेगा जिसमें रिस्क सबसे ज्यादा होगा या रिस्क सबसे कम होगा। क्या बोलोगे? रिटर्न फिक्स है और ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेगा जिसमें रिस्क मिनिमम होगा। और यही अगर हम बोले कि रिस्क फिक्स कर दिया है, दैट इज 10% रिस्क तो ले ही सकते हैं, तो अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें रिटर्न अलग अलग है। किसी में 12% रिटर्न है, किसी में 14% रिटर्न है, किसी में 16% रिटर्न है। तो बताइए किसको चूज करेगा? मैक्सिमम रिटर्न। तो अगर रिस्क फिक्स है तो रिटर्न मैक्सिमम देखोगे, और अगर रिटर्न फिक्स है तो रिस्क मिनिमम देखोगे। ऐसे पर्सन को ही हम लोग बोलते हैं रिस्क एवर्स। तो ये मेन थीम है चैप्टर का, इसको भूल मत जाना, बार बार पढ़ाना नहीं पड़े मुझे। रिस्क एवर्स पर्सन की ये थ्योरी याद रखना। रिस्क एवर्स किसको बोलते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो इसी बेसिस पे चलेगा। अच्छा, फिर मैंने आपको कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे कि सिर्फ रिस्क डाइवर्सिफिकेशन ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता पोर्टफोलियो का। टैक्स टैक्स बचाने के लिए भी, टैक्स को बचाने के लिए भी हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं। हम अपनी स्टेबल इनकम के लिए भी पोर्टफोलियो बनाते हैं। हम कैपिटल ग्रोथ के लिए भी पोर्टफोलियो बनाते हैं। कि जैसे मान लो मुझे लग रहा है कि मुझे इनकम भी मिलती रहे थोड़ी थोड़ी, और मैं चाहता हूं कि उसमें ग्रोथ भी होती रहे, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा पैसा तो बॉन्ड में लगा दूंगा जिससे रेगुलर इनकम आती रहेगी, और थोड़ा पैसा मैं शेयर्स में लगा दूंगा जिससे उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। तो इस वजह से भी हम पोर्टफोलियो बना सकते हैं। फिर हम लोग रिटर्न एंड रिस्क ऑफ सिक्योरिटी सीखने लग गए थे, प्रैक्टिकल पार्ट पे आ गए थे। हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न एंड हाउ टू कैलकुलेट रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। रिटर्न का मतलब हमने समझा कि एक शेयर में हम दो ही तरह से कमा सकते हैं, डिविडेंड और कैपिटल गेन। डिविडेंड और कैपिटल गेन, और इसीलिए फॉर्मूला बन गया था रिटर्न का। फॉर्मूला बन गया था रिटर्न का, क्या फॉर्मूला बन गया था रिटर्न का? डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन एंड अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। ठीक है। अच्छा, ये तो पहले साल था। जब हम दूसरे साल बोलते हैं तो फिर अमाउंट इन्वेस्टेड की जगह हम लोग मार्केट वैल्यू ले रहे थे। समझाया था मैंने कि अगर मान लीजिए ये 2 साल है, 100 रुपए का शेयर एक साल बाद 110 हो गया, और फिर उसके एक साल बाद 120 हो गया, तो अगर मैं पूछूंगा पहले साल रिटर्न कितना आया, तो हम बोलेंगे 10 रुपए आया डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। पर अगर मैं पूछूं अगले साल कितना आया, तो 10 रुपए ही आया, पर वो डिवाइड बाय 110 इंटू 100 हो जाएगा। तो हर साल बेस बदलता रहता है,
इसलिए डिवाइड में अमाउंट इन्वेस्टेड की जगह मार्केट वैल्यू भी आता रहता है। ठीक है, पहला साल है तो अमाउंट इन्वेस्टेड होगा, दूसरा साल है तो मार्केट वैल्यू होगा। और इसके अलावा फिर हमने रिस्क निकालना सीखा था। तो रिस्क मैंने बोला कि इसका फॉर्मूला होता है समीशन डी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एन। समीशन डी स्क्वायर निकाला था हमने, डी का स्क्वायर किया था, उसका टोटल किया, उसको एन से डिवाइड किया था नंबर ऑफ इयर्स से, एंड लास्ट में उसका अंडर रूट कर दिया था। इसी को हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं या इसी को रिस्क बोलते हैं। ठीक है, देन आई गिव यू होमवर्क सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हो गए आप लोग से? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हो गए? थर्ड वाले में दिक्कत है। थर्ड वाले में प्रॉब्लम है। थर्ड वाला बोल रहा है an asset is expected to earn the following rates of return for the period 2004 to 2010। बोल रहा है 2004 से 2010 का डेटा दे रहा है आपको, है ना। 2004 से 2010 तक कितना रिटर्न आया है वो आपको बता रहे हैं, मतलब रिटर्न इन्होंने खुद नहीं निकाल रखा था। तो बोल रहे हैं 2004 में 15.3% रिटर्न आया, वही डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड लगा के उनका रिटर्न आया पहले साल 15.3। 2005 में -5.6 आया, वही डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन अपॉन मार्केट वैल्यू लगाया होगा, उससे 2005 में इतना रिटर्न आया, 6 में इतना आया, 7 में इतना आया, 8 में इतना आया, 9 में इतना आया, 10 में इतना आया। अगर क्वेश्चन मुझसे पूछता है एवरेज रिटर्न निकालो, तो मैं क्या करता, इन सबको प्लस कर देता, अरे इन सबको प्लस कर देता और डिवाइड बाय क्या करता 7, तो उससे मेरा एवरेज रिटर्न आ जाता, जो कि आपने फोर्थ क्वेश्चन में किया भी है। फोर्थ क्वेश्चन में यही तो था, 5 साल का डेटा दिया हुआ था, 5 साल का एवरेज कर दिया, आपका ARR आ गया। पर यहाँ इन्होंने पूछा ही नहीं ARR, कुछ अलग पूछ लिया। और ये वही है जो कल मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। व्हाट इज द 7-year होल्डिंग पीरियड रिटर्न फ्रॉम द असेट। तो ये तो आपने अलग अलग साल के रिटर्न बता दिए, पर क्वेश्चन तो पूछ रहा है 7 साल का रिटर्न पूरा एक साथ निकालो। तो कल मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि जब ये शेयर 100 से 110 हो जाता है तो फिर हमारा रिटर्न 10/100 × 100 हो जाता है पहले साल का, और जब ये 110 से 120 हो जाता है तो अगले साल का रिटर्न 10/110 × 100 हो जाता है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे 2 साल का एक साथ बताओ, 2 साल का एक साथ बताओ, तो इसको क्या बोला था आपने? 2 साल का रिटर्न एक साथ बताओ, तो इसको क्या नाम दे रहा था? 2-year रिटर्न। 2-year रिटर्न बोल रहे थे उसको हम लोग। तो ऐसे ही क्वेश्चन ने हमसे पूछा 7-year रिटर्न बताओ, 7-year रिटर्न बताओ, मतलब पूरे 7 साल का एक साथ बताओ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि हम समझ तो गए कि 7 साल का रिटर्न निकालना है एक साथ, पर पैसे लगाए कितने हैं, और 7 साल बाद शेयर की प्राइस क्या हो गई, और 7 सालों में डिविडेंड क्या मिला, ये सब तो दिया ही नहीं है। तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूम ये करना है कि लेट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी 100 मान लो, 1000 मान लो, कुछ भी मान लो, सेम ही आंसर आएगा। तो अगर मैं बोलूं कि आज शेयर की प्राइस 100 रुपए हो गई, तो बता सकते हो 1 साल बाद शेयर की प्राइस कितनी हुई होगी? हमको रिटर्न बता रखा है 15.3%। रिटर्न कैसे आता है? डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। तो मान लेते हैं कि डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, डिविडेंड नहीं बोल रहा है तो नहीं है, मतलब तो क्या मैं बोलूँ ये जो 15.3% रिटर्न है ये सारा प्राइस का ही चेंज है। तो आप क्या करोगे, 100 में 15.3% ऐड कर दोगे, कितना आएगा? जल्दी जल्दी बोलते रहे। 115.3। फिर 1 साल बाद फिर रिटर्न आया -5.6%, तो -5.6% सेकेंड ईयर का है, तो 115.3 में ही चेंज आया होगा। तो 115.3 -5.6 कितना हो जाएगा?
108.33 फिर उसके बाद बोल रहा है 17.3% रिटर्न आया, तो प्लस कर दो 17.3 127.67 फिर उसके बाद अगले साल 108.84 फिर 127.67 फिर उसमें 25% रिटर्न ऐड कर दो, कितना आएगा 159.59 फिर उसके बाद इसमें रिटर्न ऐड कर दो 16.8% 180.43 और T6 में 9.5% रिटर्न आया, तो कितना प्राइस बढ़ा होगा 204.11 या 41 204.11 और लास्ट में फिर शेयर की प्राइस 28.8% बढ़ गई, तो कितनी हो गई 262.89। इस तरह से हमने ये निकाल लिया। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे कैसे प्लस कर दिया, तो मैं फॉर्मूला वाइज लिख दे रहा हूँ। रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। तो हम बोल रहे हैं रिटर्न पहले साल 15.3% था, D1 हम मान रहे 0 है, शेयर की प्राइस कितनी हो गई ये नहीं पता, पर हमने 100 रुपये लगाए थे एंड डिवाइडेड बाय 100, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो P1 115.3 ही आएगा। रिटर्न दो ही चीजों से तो बन रहा है, डिविडेंड से और प्राइस के चेंज से। डिविडेंड अगर 0 मान रहा हूं तो मतलब 15.3% क्या हुआ है, प्राइस ही तो बढ़ी है। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, क्वेश्चन ने मुझसे पूछा था 7 ईयर होल्डिंग पीरियड रिटर्न, 7 ईयर होल्डिंग पीरियड रिटर्न पूछा था। तो 7 ईयर होल्डिंग पीरियड रिटर्न में हम क्या करेंगे, डिविडेंड तो कुछ मिला नहीं, शेयर की प्राइस 262.89 हो गई 7 साल बाद, क्योंकि हम 7 ईयर बाद का निकाल रहे हैं, एंड माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 एंड इनटू 100, तो ये कुछ 162.89% आ जाएगा। ये करना था आपको। कभी अगर नहीं बताया कि कितना पैसा लगाया है और रिटर्न पूछ रहे हो तो फिर 100 मान लेना। डन। और फिर पूछ रहा है हाउ मच इज द कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न, है ना, 2 पार्ट है क्वेश्चन में। ये भी पूछा गया है हाउ मच इज द कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न। तो कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न के लिए तो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगाना होता है। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या बोलता है, F इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर n। तो इसमें 262.89 तो फ्यूचर वैल्यू हो गई और P जो है वो आपका 100 हो गया, और बोल रहा है बताओ कंपाउंडिंग रिटर्न कितना है इसमें। तो 1 प्लस आई की पावर 7, ये हमको सॉल्व करना आता है। 262.89 डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है,
और इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर 7 हो जाएगा ये, विच इज 2.6289 इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर 7। इसको बोलते हैं कंपाउंडेड रिटर्न। हालांकि ये टॉपिक का मतलब चैप्टर का पार्ट नहीं है, पर ये मैंने फिर भी डाल रखा है कि जिससे कभी पूछ ले, कहीं और पूछ ले तो आपको ये याद तो रहे कि कंपाउंडिंग रिटर्न मतलब कंपाउंडिंग के फॉर्मूले से निकालो रिटर्न। एग्जाम में कभी नहीं है कंपाउंडेड रिटर्न इस चैप्टर से, पर एक जनरल थिंकिंग तो पता होनी चाहिए ना, व्हाट इज कंपाउंडिंग रिटर्न। ठीक है, डन। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आपके हो गए और एक एग्जांपल कल मैंने आपको करवा दिया था। अच्छा, ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने किए ना, इन सब क्वेश्चन की खास बात ये थी कि इन क्वेश्चंस में आपको पास्ट डेटा दिया हुआ था। कल मैंने हाईलाइट भी किया था, हिस्टोरिकल डेटा लिखा हुआ था कि हम ये नहीं बोल रहे थे कि ये सब होगा, हम बोल रहे थे कि ये सब हो चुका है। जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन होमवर्क किया होगा तो क्या बोल रहा था कि ये सब किया है, 2 साल पहले खरीदा आया था, 1 साल निकल चुका है, ऐसे इस तरह से लैंग्वेज लिख रहा था, मतलब हिस्टोरिकल डेटा दे रहे थे आपको। आपने 4th क्वेश्चन किया, उसमें भी लिखा हुआ था फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। पास्ट 5 ईयर्स मतलब 5 साल निकल चुके हैं। तो समझ में आ रहा है कि हम लोग को हिस्टोरिकल डेटा दिया जा रहा था। तो आज मैं आपको रिटर्न और रिस्क फिर से निकालना सिखाऊंगा, पर फर्क ये होगा कि आज प्रोबेबिलिटी होगी साथ में, यानी आपको फोरकास्टेड डेटा दिया जाएगा, मतलब क्या होने वाला है वो बताएंगे, क्या हुआ है वो नहीं बताएंगे, हम क्या होने वाला है वो बताया जाएगा। मुझे बताओ, एक सिक्योरिटी का रिटर्न या रिस्क चेक करना चाह रहे हैं कि उसमें पैसा लगाए कि नहीं लगाए, तो आप क्या देखोगे, उसका पास्ट देखोगे या उसका फ्यूचर देखोगे? बोलिए। एक सिक्योरिटी में पैसा लगाना है तो सिक्योरिटी का पास्ट देखे या सिक्योरिटी का फ्यूचर देखे? जल्दी बोला करो यार, कुछ भी गलत बोल रहे हो गलत बोल दो, कोई बात नहीं, सीखने ही तो आए हैं, पर बोलो तो सही। एक सिक्योरिटी को एनालाइज करना है तो उसका पास्ट देखे या उसका फ्यूचर देखे? पास्ट ही देखना चाहिए। पर क्या होता है, मान लो कोई कंपनी नहीं है या उसका पास्ट इतना अच्छा नहीं है, तो फिर उसके पास्ट डेटा के बेसिस पे एनालाइज नहीं कर सकते, तो फिर उस केस में फ्यूचर डेटा देखना पड़ता है। जैसे स्टार्टअप्स की बात करें तो जो स्टार्टअप कंपनीज है, ठीक है ना, वो तो अभी अनलिस्टेड है, फिर बाद में अचानक से वो शेयर मार्केट में आ जाएंगे और लिस्टेड बन जाएंगे, तो उस टाइम फिर इन्वेस्टर उसका पास्ट ज़्यादा नहीं देख सकता, तो क्या देखेगा, उसका फ्यूचर ही तो देखेगा। तो एक्चुअली दोनों ही यूज होते हैं, पास्ट भी देखा जाता है और फ्यूचर भी देखा जाता है। तो अब आपको यही सिखाना है कि फ्यूचर डेटा को कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए एक क्वेश्चन यूज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ही है। बोल रहा है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, है ना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वर्ड यूज किया हुआ है। अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न नहीं बोल रहे, पहले ARR बोल रहे थे कल, अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बोल रहे हैं। एक्सपेक्ट करेंगे ना फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए एक्सपेक्ट नहीं करते, पास्ट के लिए तो हो गया, पर फ्यूचर में के लिए क्या किया जाता है, एक्सपेक्ट कि ऐसा होगा। तो वही बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ एंड वही स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, मतलब रिस्क बताओ कि कितना रिस्क है। उसका डेटा दिया हुआ है, पॉसिबल रिटर्न बोल रहा है 20%, 18%, 8%, 0% और -6%।
है ना, ये रिटर्न हो सकते हैं ऐसा बोल रहे हैं, फ्यूचर बता रहे हैं। और कैसे पता चला सर आपको फ्यूचर बता रहा है? क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी दे देता है, प्रोबेबिलिटी देगा तो मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। और प्रोबेबिलिटी अगेन नया नहीं है आप लोग के लिए, जब आप लोग इंटर में रिस्क एनालिसिस वाला चैप्टर पढ़ते थे तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी आती थी। तो वहां भी तो हम यही बोलते थे हम पैसा लगाएंगे तो इतना एनपीवी आएगा, उसके ये चांसेस है, तो वही चांसेस। तो बोल रहे हैं चांसेस है 10% कि 20% रिटर्न आएगा, 45% चांस है कि 18% रिटर्न आएगा, 30% चांस है कि 8% रिटर्न आएगा, 5% चांस है कि 0% रिटर्न आएगा, और 10% चांस है कि -6% रिटर्न आएगा। ये हमको क्वेश्चन ने डेटा दे रखा है, रिटर्न्स दे रखी है और उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, रिटर्न्स दे रखी है, उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो मुझे बताओ कितने साल का डेटा है ये, कितने साल हो गए ये, जल्दी बोलिए कितने साल हो गए ये? 1 2 3 4 5 5 साल हो गए ना? हाँ, तो ये ईयर नहीं है। जब हम कल पढ़ रहे थे तो ध्यान दीजिएगा, ये ईयर लिखा हुआ था फोर्थ क्वेश्चन में, ईयर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ था। ये हम ईयर नहीं बोल रहे हैं। फोरकास्टेड में हम कभी बहुत सारे सालों का नहीं प्रेडिक्ट कर सकते अंटिल एंड अनलेस उसकी पीवी करने लग जाए। टाइम वैल्यू मनी नहीं लगाएंगे तो फिर हम बहुत सालों का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्योंकि हम पीवी नहीं करने वाले हैं तो इसलिए हम लोग 1 साल का ही बोल रहे हैं कि अगले साल ऐसा होगा। तो अगले साल क्या होगा? तो हम बोल रहे हैं 20% भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, -6 भी आ सकता है। तो रिमेंबर कि ये कोई बहुत सारे साल नहीं है, ये 1 साल का ही फोरकास्टेड डेटा दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है वही समझना है। तो एग्जाम में हिंट यही है कि फोरकास्टेड का क्वेश्चन है कि उसमें प्रोबेबिलिटी गिवन होती है। तो आप लोग लिख भी देना कि फोरकास्टेड डेटा दिया हुआ है। तो फोरकास्टेड डेटा में पॉसिबल रिटर्न्स दे रखे हैं, पॉसिबल रिटर्न्स दे रखे हैं कि 20% भी आ सकता है, 18% भी आ सकता है, 8% भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, -6 भी आ सकता है। और प्रोबेबिलिटी है 0.1, 0.45 and 0.30 and 0.05 and 0.10। तो प्रोबेबिलिटी को रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 इंटू 0.1 2 बन जाएगा, 18 इंटू 0.45, 18 इंटू 0.45 कितना होता है? 8.1 और 8 इंटू 0.3 इज 2.4 और 0 and -6 into 0.1 is -0.6 और इनका टोटल कर देंगे। तो लॉजिक क्या है कि सर आपने मल्टीप्लाई क्यों कर दिया प्रोबेबिलिटी को रिटर्न से? बेसिकली हमको रिटर्न्स का एवरेज करना था। एवरेज कल भी बोल रहा था दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज तब लगाते हैं जब वेट्स नहीं होते हैं, वेटेड एवरेज तब लगाते हैं जब वेट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है ना ये वेट्स का काम कर रही है। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है समीशन fx अपॉन समीशन f। तो इसमें जो रिटर्न है ना ये तो x बन रहा है, x का काम कर रहा है, और ये जो प्रोबेबिलिटी है ना ये f का काम कर रही है। तो x आ गया, f आ गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो fx आ जाएगा। तो इसलिए ये 13.1 तो बन गया समीशन fx, और ये जो प्रोबेबिलिटी का टोटल है 1 ये बन गया समीशन f। तो इसी के एवरेज को हम लोग अब बोलेंगे ER, ARR की जगह क्या बोलेंगे? ER, एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये, दैट इज 13.1
एंड डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाएगा 13.10%. एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 13.1%. समीशन fx अपॉन समीशन है, टोटल गलत है. 11.9, तो 11.9 आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया 11.9 अपॉन 1, दैट इज 11.90%. समीशन fx अपॉन समीशन f कर दिया. ठीक है, तो मतलब अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है, आप समझो हम एवरेज क्यों कर रहे हैं यहाँ भी. कोई अगर इन्वेस्टर आके मुझसे पूछ रहा है कि बताओ मैं किस शेयर में पैसा लगाऊं, और मैं उसको नाम दे रहा हूँ कि हाँ भाई आप ए सिक्योरिटी में लगा दीजिए, और उसमें 20% भी आ सकता है, उसमें 18 भी आ सकता है, उसमें 8 भी आ सकता है, उसमें 0 भी आ सकता है, उसमें -6 भी आ सकता है. अगर ऐसे मैं उसको बोलने लग जाऊंगा तो सामने वाला तो कंफ्यूज ही हो जाएगा कि पता नहीं कितना रिटर्न बोल रहा है. तो मुझे तो एवरेज करके बताना पड़ेगा ना कि ऑन एन एवरेज इसमें 11% रिटर्न आ सकते हैं. ठीक है, तो एवरेज तो करना ही पड़ेगा. अच्छा, फिर वो इन्वेस्टर मुझसे पूछेगा कि क्या इसमें गारंटी है कि 11.9 आएगा. तो गारंटी तो है नहीं. ठीक है, गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है. तो इसलिए ये रिटर्न में रिस्क है, और रिस्क है तो हम लोग फिर से इसमें डेविएशन निकालेंगे. स्टैंडर्ड डेविएशन ही रिस्क है, तो हम फिर डेविएशन निकालेंगे. डेविएशन का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार, यानी यहाँ पर हो गया r माइनस ई आर. x माइनस एक्स बार, तो ई आर इज एक्स बार, यही आपका मीन है. तो x में से x बार माइनस करना है, यानी r माइनस ई आर करना है. तो 20 माइनस 11.9 कितना आएगा? 9.1. और 18 माइनस 11.9 इज 6.1, 8.1. और ये 6.1, और 8 माइनस 11.9 इज माइनस 3.9, और 0 माइनस 11.9 इज माइनस का 11.9, एंड -6 माइनस 11.9 इज माइनस का 17.9. फिर हमने सीखा था कि स्क्वायर कर देंगे, तो d स्क्वायर 8.1 का स्क्वायर करिए 65.61. 6.1 का स्क्वायर 37.21. 3.9 का स्क्वायर 3.21. 15.21. और 11.9 का स्क्वायर 141.61. और 17.9 का स्क्वायर 320.41. और इनका टोटल कर दो 580.05. तो मत कर, तो टोटल मत कर देना. एक बात बताओ, जब अभी हम लोग रिटर्न का एवरेज पूछ रहे थे तो आपने बोला वेटेड एवरेज होगा सर. तो जब आप डेविएशन का कर रहे हो तो उसमें सिंपल एवरेज क्यों लगा रहे हो? फिर उसमें भी तो वेटेड एवरेज करो. फिर अगर डी स्क्वायर का टोटल करके डिवाइड बाय 5 कर दूंगा तो सिंपल एवरेज नहीं बन जाएगा? तो इसमें भी वेटेड एवरेज होना चाहिए. यानी अगेन डी स्क्वायर हमारा x बन गया, और प्रोबेबिलिटी हमारी f हो गई, तो ये भी पी डी स्क्वायर बन जाएगा. ये भी पी डी स्क्वायर हो जाएगा ना. डी स्क्वायर अब x बन गया, तो x इंटू एफ, तो ये एफ एक्स बन जाएगा वापस. जब वेटेड एवरेज कर रहे हो तो हर जगह वेटेड एवरेज करोगे ना. ये थोड़ी कि खाली रिटर्न में ही वेटेड एवरेज होगा. प्रोबेबिलिटी तो डेविएशन में भी लगेगा. तो 65.61 इंटू 0.1, तो 6.561. 37.21 इंटू 0.45, 15.72. वापस बोलो 15. 145. 16 है.
और फिर उसके बाद 15.21 इंटू 0.3 तो 4.563 और 141.61 इंटू 0.05 तो 7.0805 एंड 320.41 इंटू 0.1 तो 32.041 और लास्ट में टोटल कर दो। $66.99 आ रहा है क्या? Yes, sir. तो स्टैंडर्ड डेविएशन will be under root summation PD square that is summation fx and divide by summation f यानी 1 ही रहेगा और क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया था तो लास्ट में इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो 66.99 का अंडर रूट करें तो 8.18% आ रहा है क्या? Yes, sir. तो ये फर्क रहेगा हिस्टोरिकल में और फोरकास्टेड में। हिस्टोरिकल है तो देयर विल बी नो प्रोबेबिलिटी क्योंकि वो पास्ट डेटा है, पास्ट डेटा में प्रोबेबिलिटी देने की जरूरत ही नहीं है। पर अगर फोरकास्टेड डेटा देते हैं तो प्रोबेबिलिटी जरूर देंगे और देंगे तो फिर उसको इस तरह से सॉल्व करना होगा। एक और करते हैं नवंबर 09 का फर्स्ट। नवंबर 09 का फर्स्ट नवंबर 09 का फर्स्ट करना है स्टूडेंट्स। स्टार मार्क लगा देंगे इस क्वेश्चन पे। बोल रहा है अ स्टॉक, स्टॉक मतलब यहां पर शेयर ही है। अ स्टॉक कंसिस्टिंग कॉस्टिंग ₹120 पेज नो डिविडेंड। एक शेयर है 120 रुपए का और कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। तो मतलब मैंने थर्ड क्वेश्चन में अज्यूम किया था कि डिविडेंड नहीं दे रही है, तो गलत तो अज्यूम नहीं किया। ऐसी भी कंपनीज होती है जो डिविडेंड नहीं देती है। द पॉसिबल प्राइसेस दैट द स्टॉक माइट सेल फॉर एट द एंड ऑफ द ईयर विद द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आर एज फॉलोज। तो वही प्रोबेबिलिटी दे दी तो इमीडिएटली स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि फोरकास्टेड डेटा दिया है। तो बोल रहे हैं प्राइस 115 हो सकती है, 120 हो सकती है, 125 हो सकती है, 130 हो सकती है, 135 हो सकती है, 140 हो सकती है और वही उनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है हर केस की। तो कितने साल है? कितने साल है? तो हम साल तो 1 ईयर ही बोलेंगे पर केस 6 बोलेंगे। 6 पॉसिबल केस है। तो पहला पॉइंट यही पूछ रहा है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड दूसरा पॉइंट वही पूछ रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। वही रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। पर चक्कर ये कि ये फिफ्थ क्वेश्चन जितना इजी नहीं है क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन में आपको रिटर्न ऑलरेडी दिया हुआ था तो जस्ट आप प्रोबेबिलिटी को रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे रिटर्न गिवन नहीं है तो आपका पहला काम यही होगा कि आपको रिटर्न निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले रिटर्न्स निकालेंगे। नवंबर 09 फर्स्ट दिस इज। तो क्वेश्चन ने मुझे प्राइस बता रखा है 115, एक लाइन छोड़ के 120। नया नहीं है हमारे लिए, कल हमने रिटर्न निकालना सीखा था। तो 115, 120, 125, 130, 135 और 140 और क्वेश्चन ने प्रोबेबिलिटी दे दी है 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.2 एंड 0.1। ठीक है, क्वेश्चन ने हमको प्रोबेबिलिटी दे दी है। तो मैं बोल रहा हूँ हमको रिटर्न का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो उसके लिए पहले रिटर्न निकालना पड़ेगा ना।
तो फिफ्थ क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ था रिटर्न कितना है, इस बार निकालना पड़ेगा। रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। तो डिविडेंड तो क्वेश्चन ने बोल दिया 0 है, और प्लस कैपिटल गेन के लिए चेंज इन प्राइस ले लेंगे, दैट इज 115 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। शेयर आज कितने का है, 120 रुपए का, और हम बोल रहे हैं वो 115 हो जाएगा। तो 115 माइनस 120 अपॉन 120 इंटू 100 कितना आ रहा है, माइनस का 4.17 4.17% रिटर्न आ गया। फिर ऐसे ही अगर प्राइस 120 होगी तो 0 प्लस 120 माइनस 120 अपॉन 120 इंटू 100, तो यह आएगा 0%। फिर ऐसे अगले केस में 0 प्लस 125 माइनस 120 अपॉन 120 इंटू 100 कितना आएगा, 4.17। और फिर उसके बाद 0 प्लस 130 माइनस 120 एंड अपॉन 120 इंटू 100 कितना आ रहा है, 33। और फिर ऐसे ही 0 प्लस 135 माइनस 120 अपॉन 120 इंटू 100 5। और लास्ट में आएगा 0 प्लस 140 माइनस 120 अपॉन 120 इंटू 100 16.67। अच्छा, ऐसा तो कोई डाउट नहीं आ रहा ना किसी को कि 120 से क्यों कंपेयर किया सब में, क्योंकि यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये अलग अलग साल नहीं है, ये अलग अलग केसेस है। तो ये मत सोच लेना 115 से 120 हुआ है, 120 से 125 हुआ है। अगर ऐसा होता है ईयर वाइज तो हम बोलते कि 125 माइनस 120 करो या 130 माइनस 125 करो। ठीक है, हम बोल रहे हैं हमारी प्राइस 120 है और ये हमारे पॉसिबल केसेस हैं, तो सब में कंपैरिजन तो 120 से ही होगा। ठीक है ना। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है, प्रोबेबिलिटी भी आ गई, रिटर्न भी आ गया। तो प्रोबेबिलिटी को रिटर्न से मल्टीप्लाई करो, करो एक बार।
आगे क्या प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न yes, कितना है 57.0, क्या सॉरी 7.0, 7.0, 7.09 8, 7.08%। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न यही हो गया है ना। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा यही हुआ स्टूडेंट्स, दैट इज 7.08 अपॉन 1 इंटू 100 इक्वल टू 7.08%। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमको रिस्क भी पूछा है, तो वही डेविएशन निकालना पड़ेगा। और मुझे पता है आगे फिर मुझे इसको पी डी स्क्वायर भी करना है। अब की बार डी स्क्वायर का कॉलम बना के फिर पी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट पी डी स्क्वायर निकाल देंगे। समझ गए अब? तो अब डायरेक्ट पी डी स्क्वायर करेंगे। तो करिए -4.17 एंड -7.08 कितना आएगा 11.25 -11.25 आ रहा है क्या? और एक काम करो, उसका स्क्वायर भी कर दो और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 12.66 आ जाएगा ना। 11.25 स्क्वायर हाँ सॉरी 12.66 ही तो आ रहा है, सही तो है। और फिर नेक्स्ट में 0 माइनस 7.08, तो माइनस का 7.08 और उसका स्क्वायर कर दो और इनटू प्रोबेबिलिटी कर दो, तो 5.01 आ रहा है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट में 4.17 माइनस 7.08, तो माइनस का 2.91 और उसका स्क्वायर कर दो और इनटू प्रोबेबिलिटी कर दो 1.69। फिर 8.33 माइनस 7.08 इज 1.25 और उसका स्क्वायर कर दो और इनटू प्रोबेबिलिटी कर दो 0.47। फिर 12.5 माइनस 7.08, तो 5.42 का स्क्वायर 29.37 इंटू 0.2, तो 5.88 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा क्या 5.88? और फिर उसके बाद लास्ट में 16.67 माइनस 7.08 तो 9.59 आ रहा है और उसका स्क्वायर करेंगे और इनटू 0.1, तो 9.20। टोटल कर दो, पी डी स्क्वायर का टोटल चाहिए अपने को। हाँ सॉरी 34.93 यही बोल रहा 93। तो नहीं आ रहा। आ रहा 34.91। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 34.91 अपॉन 1। तो 34.91 का अंडर रूट कर दे तो 5.91 आ रहा है क्या? तो ये आपका सोल्यूशन रहेगा फोरकास्टेड डेटा में। तो अगर रिटर्न गिवन नहीं है तो पहले रिटर्न निकालो और फिर उसका एवरेज करो, फिर उसका रिस्क निकालो। अच्छा, यहाँ पर ना स्टूडेंट्स एक शॉर्टकट भी लग सकता है। क्या है कि क्वेश्चन में ना मुझे जो प्रोबेबिलिटी दी हुई थी ना,
वो मुझे प्राइस की दे रखी थी, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या कि मैं प्रोबेबिलिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं, रिटर्न की जगह उसको प्राइस से ही मल्टीप्लाई कर दूं। एक बार करना मेरे लिए, प्रोबेबिलिटी इंटू प्राइस करो, प्रोबेबिलिटी इंटू प्राइस, तो 115 इंटू 0.1 11.5, 120 इंटू 0.1 12, 125 इंटू 0.2 करना 25, 130 इंटू 0.3 करो 39, 135 इंटू 0.2 27 और 140 इंटू 0.1 14, टोटल करना 120 128.5 और 128.5 इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस हो गई कि शेयर की प्राइस जो है ना वो एक्सपेक्टेड है कि 128.5 हो जाएगी। जैसे हम रिटर्न का एवरेज कर रहे थे तो हम बोल रहे थे एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो ऐसे ही अब प्राइस का एवरेज कर दिया तो इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड प्राइस। तो अब अगर मैं इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न में कन्वर्ट करूं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं 128.5 प्राइस हो जाएगी और अभी कितना है 120 एंड डिवाइड बाय 120 एंड इनटू 100 करना कितना आ रहा है। तो आप भी तो यही रिटर्न बता रहे थे 7.08, मतलब ऐसे आ सकता है आंसर कि आप प्राइस का एवरेज कर दो और फिर रिटर्न निकाल लो तो भी आंसर आएगा। तो आप बोलोगे सर आप ये क्यों नहीं कर रहे, फिर उसका रीजन है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या क्वेश्चन ने हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करिए, रिटर्न का पूछ रहा है या प्राइस का पूछ रहा है, चेक करिए क्या लिखा हुआ था, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्राइस, रिटर्न्स का पूछ रहा है ना। तो जब तक मैं रिटर्न निकालूंगा ही नहीं मैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे बताऊंगा, तो इसीलिए प्राइस का एवरेज नहीं करना। पर हाँ अगर सिर्फ फर्स्ट पार्ट होता है क्वेश्चन में कि बस खाली पूछते रिटर्न बता दो तो मैं प्राइस का एवरेज करके भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ ऐसे प्राइस वाला मेथड, मैं हमेशा रिटर्न वाले मेथड सजेस्ट करता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना है रिटर्न निकालना है और फिर ही एवरेज करना है, ठीक है। पर एक बार फिर भी लिख के तो रख लो, ऑल्टरनेट लिख लो। पहला कॉलम बनाओ प्राइस, दूसरी कॉलम प्रोबेबिलिटी, तीसरा कॉलम प्रोबेबिलिटी इनटू प्राइस। स्टैंडर्ड डेविएशन सेम नहीं आएगा, प्राइस का स्टैंडर्ड डेविएशन करो और रिटर्न का स्टैंडर्ड डेविएशन करो सेम नहीं आएगा, इसलिए जो बोला है क्वेश्चन ने वही करना पड़ेगा। पर रिटर्न निकल जाता है तो प्राइस लिखिए 115, 120, 125, 130, 135, 140 और प्रोबेबिलिटी है 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.2, 0.1। तो प्रोबेबिलिटी इनटू प्राइस 11.5, 12, 25, 39, 27, 14, टोटल 128.5। तो एक्सपेक्टेड प्राइस हो गई 128.5, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया वही कि डिविडेंड तो है नहीं, 0 और प्लस चेंज हो गया 128.5 माइनस 120 अपॉन 120 इंटू 100, 7.08। ठीक है, ठीक है क्या स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल 2 और करेंगे फिर हम नया टॉपिक सीखेंगे। एग्जाम्पल 2 निकाल लीजिए। एग्जाम्पल 2 वही सेम है, बस प्रैक्टिस करा रहा हूं एक और। एग्जाम्पल 2 है
बोल रहा है वही फोरकास्टेड डेटा है, सिक्योरिटी का रिटर्न और सिक्योरिटी का रिस्क निकालना है। तो बोल रहे हैं इकोनॉमिक क्लाइमेट कुछ भी हो सकता है। इकोनॉमिक क्लाइमेट मतलब मार्केट में सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि रिसेशन चल रहा हो, मंदी चल रही हो सकता है स्टेबल चल रहा हो यानी कांस्टेंट चल रहा हो, और हो सकता है कि एक्सपेंशन चल रहा हो इकोनॉमी में। चांसेस है 0.2, 0.5, 0.3, मतलब 20% चांस है कि रिसेशन होगा, 50% चांस है कि स्टेबल होगा और 30% चांस है कि एक्सपेंशन होगा। और ऐसे सिचुएशन में रिटर्न क्या क्या आएगा बता दिया है। ए में रिटर्न 10% आएगा, बी में अगर स्टेबल रहा तो 14% रिटर्न आएगा, और अगर एक्सपेंशन रहा तो 20 रहेगा। सही है, सिचुएशन के हिसाब से रिटर्न बता रहे हैं। मंदी चलेगी तो रिटर्न कम आएगा और एक्सपेंशन चलेगा तो रिटर्न ज़्यादा आएगा। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी दे दिया है तो अगेन हिंट यही है कि ये फोरकास्टेड डेटा है और फोरकास्टेड डेटा के हिसाब से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग पहला कॉलम वही इकोनॉमिक क्लाइमेट बना लेते हैं, सिचुएशन का नाम दे रखा है तो वो भी लिख देते हैं कि इकोनॉमी जो है उसमें 3 केस है। रिसेशन भी हो सकता है और स्टेबल भी हो सकता है और एक्सपेंशन भी हो सकता है। और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2, 0.5 एंड 0.3, और रिटर्न दे रखा है ए से, दैट इज 10%, 14%, 20%। तो प्रोबेबिलिटी को रिटर्न ऑफ ए से मल्टीप्लाई करिए तो 10 इंटू 0.2 2, 14 इंटू 0.5 7, 20 इंटू 0.3 6, तो ये हो जाएगा 15। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया 15/1, दैट इज 15%। और फिर वही डेविएशन निकाल लेंगे तो डेविएशन आ जाएगा 10 - 15 - 5, और उसका PD स्क्वायर कर दो तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 0.2, तो कितना आएगा 5 ही आएगा। और फिर 14 - 15 - 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 0.5, तो 0.5 ही आएगा। ये माइनस साइन का बहुत ध्यान रखना है ना, ऐसे नहीं कि माइनस प्लस कुछ भी लगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये माइनस और प्लस, ये अगले टॉपिक में समझ में आएगा आपको। और ऐसे फिर 20 - 15 तो +5, और 5 का स्क्वायर 25 इंटू 0.3, तो 7.5। टोटल करें तो कितना आएगा PD स्क्वायर का, PD स्क्वायर का टोटल करें तो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 13। तो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी √13/1, तो करिए 13/1 3.61%। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक आप लोग का ओवर होता है ना, रिटर्न और रिस्क निकालना आ गया हम लोग को। तो क्वेश्चंस और भी है इस पे, पर वो क्या है आगे के टॉपिक मिला के है, तो इसलिए उनकी प्रैक्टिस उनके साथ होती रहेगी। बाकी इंडिविजुअली रिटर्न रिस्क पे इतना ही क्वेश्चंस है ना, हमको सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, हमको आगे भी पढ़ना है, तो इस पे ही एक बार ओवर करते हैं। तो हेडिंग डालिए आप टॉपिक नंबर 2, और टॉपिक नंबर 2 को समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लीजिए। टॉपिक नंबर 2 को समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 11 को यूज करेंगे। आप लोग टिक भी करते रहिएगा जो जो हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं, वरना बाद में फिर ना पता नहीं चलेगा कि कौन सा रह गया। टिक जरूर करते रहिएगा, जैसे भी मार्क करना चाहे फिर टिक करते रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, तो इधर उधर कोई छूट ना जाए। तो बोल रहे हैं द सनराइज एंड द सनसेट कंपनीज have the following probability distribution of returns, है ना। एक सनराइज कंपनी है और एक सनसेट कंपनीज है। टॉपिक नंबर 2 क्या है उसको समझाने के लिए एक बार ही क्वेश्चन पढ़ा हूं। सनराइज और सनसेट कंपनी दो कंपनी का डेटा दिया हुआ है,
और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डेटा दिया हुआ है। तो इतना तो अब हम समझ गए कि प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो फोरकास्टेड डेटा है। इकोनॉमिक कंडीशन वही दे रखा है एग्जांपल 2 जैसे ही, पर इस बार हमको 5 सिचुएशन दे रखे हैं। हाई ग्रोथ भी हो सकता है इकोनॉमी में, नॉर्मल ग्रोथ भी हो सकता है इकोनॉमी में, स्लो ग्रोथ भी आ सकता है, स्टैग्नेशन भी आ सकता है, डिक्लाइन भी आ सकता है ना। इकोनॉमी की जीडीपी के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1 और सनराइज का रिटर्न दे रखा है और सनसेट का रिटर्न दे रखा है। मतलब इस बार 2 कंपनी का रिटर्न दे रखा है। अभी तक मैंने आपको जो भी क्वेश्चन कराया है आपने भी ये नोट किया होगा कि उसमें एक ही सिक्योरिटी की बात चल रही थी, क्योंकि मेरा हेडिंग यही था रिटर्न एंड रिस्क ऑफ ईच सिक्योरिटी। तो हम लोग एक सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, पर अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसमें 2 सिक्योरिटी देना जरूरी है। और वैसे भी आपको पता है हम लोग तो पोर्टफोलियो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो पोर्टफोलियो चैप्टर में तो अल्टीमेटली सिखाना ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा में पैसा लगाना है, तो 2 तो होना जरूरी है। तो इसलिए 2 के डेटा दिए इन्होंने, सनराइज और सनसेट रिटर्न। और आपको बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड कोवेरियंस ऑफ रिटर्न। एक तो कोवेरियंस निकालना है आपको, एंड दूसरा बी द कोरिलेशन ऑफ रिटर्न बिटवीन सनराइज एंड सनसेट कंपनीज। सेम वैसे ही डेटा लग रहा था, पर अब की बार हमको रिटर्न और रिस्क नहीं पूछा है, अब की बार हमको कोवेरियंस और कोरिलेशन पूछा है। तो यही मेरे टॉपिक की हेडिंग है, कोवेरियंस एंड कोरिलेशन। हेडिंग डालिए टॉपिक नंबर 2, कोवेरियंस एंड कोरिलेशन। कोवेरियंस एंड कोरिलेशन between 2 securities, covariance and correlation between 2 securities। आप बोलोगे सर ये तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते थे, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ना पूरा पोर्टफोलियो, ये स्टैट्स और मैथ्स के ऊपर ही बेस्ड है। जिसको स्टैट्स मैथ्स अच्छे से आती है या अच्छे से समझेगा जो मैं बताऊंगा, वही इस चैप्टर पे मास्टरी कर पाएगा और तभी वो शेयर मार्केट को समझ पाएगा। और अगर वो इसको लाइटली ले लेगा तो उसको शेयर मार्केट कभी समझ में नहीं आएगा और ना कभी इंटरेस्ट आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, वहाँ से कमाएं, तो आपको ये स्टैट्स और मैथ्स सीखनी पड़ेगी जो इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। ठीक है, तो भले ही फाउंडेशन में इंटरेस्ट नहीं था, पर इंटर में इंटरेस्ट नहीं था, पर अब तो एटलीस्ट सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसके क्वेश्चन के सल्यूशन से ही आपको ये पूरा टॉपिक समझाऊंगा, है ना। पहले मीनिंग नहीं लिखवा रहा हूँ, व्हाट इज कोवेरियंस, व्हाट इज कोरिलेशन, करके बता रहा हूँ क्या होता है। तो 11th क्वेश्चन में साथ साथ करते रहना। पहला कॉलम तो इकोनॉमिक कंडीशन दे रखा है, तो इकोनॉमी है, बोल रहा है हाई ग्रोथ है, हाई ग्रोथ है। अच्छा, कॉलम थोड़े ज्यादा बनेंगे है ना पहले से, तो पास पास लिखते रहो जिससे सारे कॉलम आ जाए। फिर भी अगर नहीं आए तो नीचे लिख लेना बाकी का, है ना। तो हाई ग्रोथ, पर फिर भी कॉलम ज्यादा बनेंगे, डबल कॉलम बनेंगे इस बार बल्कि। मतलब अगर पहले 4-5 कॉलम में हो रहा था तो अब 10 कॉलम बनने हैं, तो इसलिए उसी हिसाब से चलना, पर नीटली भी लिखना, क्योंकि यही कॉपी आपके रिवीजन में काम आएगी। तो कोई भी ऐसी तरह से मत लिखना कि समझ में ही नहीं आ रहा बाद में, तो इसलिए नीटली लिखना। नई जगह बचे तो नीचे लिख लेना, कॉपी आपकी है। तो हाई ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ, स्लो ग्रोथ, स्टैग्नेशन और डिक्लाइन, ये इकोनॉमिक कंडीशन दे रखी थी। और प्रोबेबिलिटी दी हुई है, दैट इज 0.1, 0.2, 0.4, 0.2 एंड 0.1। तो मुझे क्वेश्चन में ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हिस्टोरिकल है या फोरकास्टेड है। प्रोबेबिलिटी गिवन होने का मतलब ही यही है कि ये फोरकास्टेड डेटा है। प्रोबेबिलिटी किस चीज का देंगे? जो फ्यूचर में होने वाला है। प्रोबेबिलिटी इस चीज का थोड़ी देंगे जो पास्ट में हो चुका है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? अच्छा, फिर उसके बाद हमको उन्होंने रिटर्न दे रखा है, तो अब से हम लोग रिटर्न को सिंबल दे देंगे आर।
जैसे बोल ही रहते ना ER ARR, तो R सिंबल है रिटर्न का, और सनराइज कंपनी का दे रखा है तो सबस्क्रिप्ट में लिख देता हूँ SR। तो रिटर्न ऑफ सनराइज दे रखा है मुझे, तो रिटर्न ऑफ सनराइज परसेंटेज में दिया हुआ है, दैट इज 32%, 20%, 14%, -5%, -10%। सब में परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है, वो इम्प्लाइड ही है कि सब परसेंट में ही है, रिटर्न परसेंटेज में ही दे रखा है। आप क्या करते हो, आप क्या किया था आपने अभी तक, प्रोबेबिलिटी को रिटर्न से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इस बार क्वेश्चन ने रिटर्न पूछा तो नहीं है, पर क्या है कि कोवेरियंस कोरिलेशन के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। तो ये इम्प्लाइड है कि आपको रिटर्न तो निकालना ही पड़ेगा, एवरेज रिटर्न तो निकालना ही पड़ेगा उसके लिए। तो प्रोबेबिलिटी को रिटर्न ऑफ सनराइज से मल्टीप्लाई कर दो, तो करो 32 × 0.1। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो, ऐसे तो बहुत धीरे धीरे करोगे आप लोग। 32 × 0.1 कितना आएगा, 3.2, 20 × 0.2, 14 × 0.4, और फिर -5 × 0.2, और -10 × 0.1, -1। टोटल कर दो 10.8। 10.8 अगर GT है आपके कैलकुलेटर में तो हमको टोटल करने की जरूरत नहीं होती है, जो लास्ट में GT प्रेस कर दोगे अपने आप टोटल आ जाएगा। 10.8 आ रहा है क्या? तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सनराइज इज 10.8/1, दैट इज 10.8%। तो मैंने क्यों बोला कि कोवेरियंस कोरिलेशन के लिए आपको रिटर्न तो निकालना ही पड़ेगा, उसका रीजन ये कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालना ही पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन तो तब भी चाहिए, कोवेरियंस कोरिलेशन निकालने के लिए भी स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालना ही होता है। तो रिटर्न बिना निकाले स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आ सकता, इसलिए पहले रिटर्न निकालना पड़ा। तो रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो 32 - 10.8, 32 - 10.8 इज 21.2, और इसका स्क्वायर कर दो और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 44.94। फिर ऐसे नेक्स्ट में 20 - 10.8, तो 9.2 का स्क्वायर is 84.64 into probability 0.2, 16.93। फिर 14 - 10.8 is 3.2, और इसका स्क्वायर कर दो और m प्लस कर दो, नहीं इंटू प्रोबेबिलिटी कर दो, सॉरी इंटू 0.4, और फिर m प्लस कर दो 4.10। मेमोरी में भी डालते जाओ जो ऐड हो जाएगा लास्ट में। और फिर -5 - 10.8 इज माइनस का 15.8, और माइनस का 15.8 का स्क्वायर और इनटू प्रोबेबिलिटी 0.2, तो 49.93। एंड देन उसके बाद -10 - 10.8, तो माइनस का 20.8 और 20.8 का स्क्वायर कर दे इंटू 0.1, तो क्या ये 43.26 आ रहा है? वन 59 नहीं आ रहा, 159.16। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सनराइज आ गया, दैट इज √159.16/1। तो 159.16 का √12.63 आ जाएगा। तो मतलब कोवेरियंस कोरिलेशन निकालने के लिए वो तो करना ही है जो हमने अभी टॉपिक 1 में सीखा था। अच्छा, ये तो आपने सिर्फ सनराइज का किया है,
ऐसे ही सनसेट का भी दे रखा है, तो सेम स्टेप सनसेट में भी लगाने हैं। तो इकोनॉमी तो यही रहेगी, प्रोबेबिलिटी तो यही रहेगी, बस रिटर्न बदलेगा। तो इसीलिए आगे कॉलम बना लेंगे, और यही मैं बोल रहा था अगर जगह नहीं हो तो नीचे बना लेना आप, है ना। तो रिटर्न ऑफ सनसेट दैट इज 30%, 17%, 6%, -12 और -16। तो रिटर्न ऑफ सनसेट को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिटर्न ऑफ सनसेट को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 इंटू 0.1 is 3, 17 into 0.2 is 3.4, 6 into 0.4 is 2.4, and -12 into 0.2 is -2.4, and -16 into 0.1 is -1.6. 4.8 4.8 बोल रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सनसेट इज 4.8 upon 1, दैट इज 4.8%। और फिर इसका भी रिस्क निकालना पड़ेगा, तो इसका भी डेविएशन चाहिए। तो डेविएशन ऑफ सनसेट और फिर PDSS²। डेविएशन ऑफ सनसेट तो 30 minus 4.8 is 25.2, और उसका स्क्वायर इंटू 0.1 63.50 आ रहा है क्या। 17 minus 4.8 12.2, और उसका स्क्वायर करेंगे और इंटू प्रोबेबिलिटी 0.2, तो इज इट 29.77। देन 6 minus 4.8 is 1.2, और उसका स्क्वायर एंड देन इंटू प्रोबेबिलिटी 0.4, इट इज 0.58। फिर -12 minus 4.8 is -16.8, and square into probability 0.2, is it 56.45? 56.45। और देन -20.8, तो 20.8 का स्क्वायर एंड इनटू प्रोबेबिलिटी 0.1, तो 43.26। 43.26 आ रहा है। क्या 43.26? टोटल 193.56 193.56 है। गलत है। 58 आ रहा है। क्यों? 7, 8, 15, 20, 26 ही तो आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सनसेट is under root 193.56 upon 1। 193.56 का अंडर रूट करेंगे 13.91 आ रहा है क्या? अच्छा, ये तो हम लोग वो कर रहे थे जो हमने अभी तक सीखा। ये तो हमने अभी तक सीखा था स्टूडेंट्स कि रिटर्न और रिस्क कैसे निकालते हैं। पर अब एक्चुअली हमको कोवेरिएंस और कोरिलेशन निकालना है। तो कोवेरिएंस कोरिलेशन के लिए क्या करना होता है, ध्यान से सुनिएगा।
क्योंकि अब राइट साइड में जगह नहीं है तो मैं भी नीचे ही लिखूंगा। हमको प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है डेविएशन ऑफ सनराइज एंड डेविएशन ऑफ सनसेट से। प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है डेविएशन ऑफ सनराइज एंड डेविएशन ऑफ सनसेट। बेसिकली कोवेरियंस का मतलब होता है जॉइंट वेरिएंस। को का मतलब है यहाँ पर जॉइंट। जैसे आप कभी सुने होंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी, तो क्या करते हैं, दो प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे ही कोवेरियंस का मतलब है जॉइंट वेरिएंस। तो ये मेरा डेविएशन ऑफ सनराइज है और ये मेरा डेविएशन ऑफ सनसेट है, इन दोनों को मिलाना है, उसको कोवेरियंस बोलते हैं। और क्या होगा, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ऐसे 5 वेरिएंस आ जाएंगे, तो इनका भी एवरेज करना पड़ेगा। तो इनका भी वेटेड एवरेज करने के लिए हम उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए बन जाएगा P DSR DSS। पहले दोनों डेविएशन को मल्टीप्लाई करूंगा और उसका वेटेड एवरेज करने के लिए उसको प्रोबेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो करना जरा, 21.2 into 25.2 and into 0.1। कितना है 53.42 53.42 आ रहा है क्या? जल्दी जल्दी बोलते जाए, आ रहा है क्या? Yes, sir. फिर नेक्स्ट है 9.2 into 12.2 and into 0.2, तो क्या ये 22.45 आ रहा है? फिर अगले में 3.2 and into 1.2 and into 0.4 1.54 आ रहा है क्या? फिर नेक्स्ट में -15.8 एंड इंटू -16.8 और इंटू 0.2, तो प्लस या माइनस? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 53.09। और फिर ऐसे नेक्स्ट में लास्ट में -20.8 इंटू -20.8 और इंटू 0.1, तो 43.26 प्लस या माइनस? प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। और लास्ट में इनका भी टोटल कर दो, तो 53.42 प्लस 22.45 प्लस 1.54 प्लस 53.09 प्लस 43.26 प्लस, तो ये आ गया 173.76 आ रहा है। सही, 173.76 पीछे आंसर में है 173.76। यार है क्या 173.76? Yes, sir. 173.76 प्लस में आ रहा है। तो एक्चुअली ये जो आया ना स्टूडेंट्स, इनका एवरेज कर देंगे, इसी को बोलते हैं कोवेरियंस। तो 173.76 अपॉन 1 हो जाएगा, वेटेड एवरेज हो रहा है ना, तो समीशन fx हो गया ये, एंड डिवाइड बाय समीशन f, तो f 1 ही है ना, प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 है, तो ये बन जाएगा 173.76। तो हमने निकाल तो लिया कोवेरियंस, ठीक है, समझ गया, दोनों वेरिएंस को ऐड करना था, मतलब कंबाइन करना था, पर ये बताता क्या है वो सुनो। कोवेरियंस की यूटिलिटी क्या है? बेसिकली कोवेरियंस काम आता है दो सिक्योरिटी के बीच का रिलेशनशिप बताने में। कोवेरियंस बताता है दो सिक्योरिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप चल रहा है, कि ये दोनों पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहे हैं
या ये दोनों नेगेटिव रिलेशन शो कर रहे हैं, या ये दोनों मतलब हम बोल सकते हैं कि नो रिलेशन शो कर रहे हैं। रिलेशनशिप 3 तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब होता है कि जब हम बोलें कि दो सिक्योरिटी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशन है। और जब हम बोलें कि दो सिक्योरिटी ऑपोजिट चल रही है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव रिलेशन है। और अगर हम बोले कि सिक्योरिटी दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं, कभी भी कोई भी ऊपर हो रहा है कोई भी नीचे हो रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज नो रिलेशन। जैसे मैं आपसे पूछूं जनरल में, मुझे बताओ हाइट और वेट में रिलेशन होता है क्या? क्या हाइट और वेट के बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है? क्या हाइट अगर ज्यादा होगी तो वेट भी ज्यादा होगा? Yes, sir. और क्या हाइट कम होगी तो वेट भी कम होगा? बोलिए। Yes. तो इसका मतलब दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है कि हाइट ज्यादा होगी तो वेट भी ज्यादा होगा, हाइट कम होगी तो वेट भी कम होगा। BMI इंडेक्स बोलते हैं ना, तो हाइट पूछा जाता है आपका कि हाइट क्या है और उसके हिसाब से वेट कितना होना चाहिए। तो हाइट ज्यादा बताओगे तो वेट ज्यादा बताएगा इंडेक्स, और हाइट कम बताओगे तो वेट कम बताएगा इंडेक्स। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइट एंड रेनफॉल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हाइट और रेनफॉल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, बोलो। नो रिलेशन, कोई कनेक्शन ही नहीं है। पर अगर मैं पूछूं इंटरेस्ट रेट और टाइम वैल्यू मनी में क्या रिलेशन है, इंटरेस्ट रेट Negative relation. तो हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन है, ऑपोजिट चलता है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है मनी की वैल्यू कम होती है, इंटरेस्ट रेट कम होता है मनी की वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसी को नेगेटिव रिलेशन बोलते थे ना आप लोग। तो बस वैसे ही रिलेशनशिप हम आपको यहाँ दो सिक्योरिटी के बीच में पढ़ाना चाह रहे हैं कि ये दो सिक्योरिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है या देयर इज नो रिलेशन। ये हमको कोवेरियंस बताएगा। तो कोवेरियंस हम लोग का जो आया है ना वो 173.76 आया है, और ये प्लस में आया है मतलब पॉजिटिव आया है ये। और पॉजिटिव का मतलब हो गया कि इन दोनों सिक्योरिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। ये दोनों सिक्योरिटी स्टूडेंट्स पॉजिटिव रिलेशन शो कर रही है, मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा होगा। आप चेक कर लीजिए, ये मेरा रिटर्न ऑफ सनराइज दिया हुआ था और ये मेरा रिटर्न ऑफ सनसेट दिया हुआ था। तो मुझे बताओ जब सनराइज का रिटर्न 32 है, सनसेट का रिटर्न 30 है, ठीक है थोड़ा सा कम है पर एक स्टैंडर्ड रिटर्न है। पर जब सनराइज का रिटर्न हम बोल रहे हैं कम हो जाएगा, 32 की जगह 20 हो जाएगा, तो क्या हम बोल रहे हैं सनसेट का भी कम हो जाएगा। जब हम बोल रहे हैं कि सनराइज का रिटर्न और कम हो जाएगा तो क्या सनसेट का भी और कम हो रहा है। जब सनराइज का और कम हो रहा है क्या सनसेट का भी और कम हो रहा है। जब सनराइज का और कम हो रहा है क्या सनसेट का भी और कम हो रहा है। क्या आपको लग रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? जल्दी बोलिए। तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। और ये रिलेशनशिप चेक करने के लिए मुझे ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कोवेरियंस हमको बता देगा। तो कोवेरियंस अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब हम समझ जाएंगे दोनों सेम रिलेशन शो कर रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो हम बोलते हैं कि ये नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है, और अगर इसमें 0 आ जाता तो हम बोलते हैं देयर इज नो रिलेशन। अच्छा आप बोलोगे सर नेगेटिव कैसे आ सकता है, ये तो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। बताओ ये नेगेटिव कैसे आ सकता है, कौन बताएगा। कोवेरियंस नेगेटिव कब आ सकता है? जब हम डेविएशन ऑफ सनराइज, हाँ मतलब डेविएशन एक में नेगेटिव आ रहा हो और एक में पॉजिटिव आ रहा हो, तो ये नेगेटिव नेगेटिव बनते जाएंगे और नेगेटिव बनते जाएंगे तो इनका टोटल भी तो नेगेटिव आता जाएगा, ठीक है। पर क्योंकि ये हमेशा ये हो रहा था या तो दोनों में हमेशा पॉजिटिव डेविएशन ही था या दोनों में हमेशा नेगेटिव डेविएशन ही था, तो इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, इसीलिए कोवेरियंस पॉजिटिव आया,
ठीक है। पर अगर ऐसा होता कि एक में -20.8 होता और दूसरे में +20.8 होता तो फिर उस केस में तो नेगेटिव आता ना, और हो सकता है ग्रैंड टोटल नेगेटिव आ जाता, तो नेगेटिव भी आ सकता है। तो चलिए पहले मीनिंग लिखिए अब आप लोग कोवेरियंस का। कोवेरियंस निकाल लिया, उसके नीचे लिखिए कोवेरियंस। कोवेरियंस इंडिकेट्स the relationship. Covariance indicates the relationship between the two securities. Covariance indicates the relationship between the two securities given. Covariance indicates the relationship between the two securities given. Between the two securities given. Full stop. It can be positive. It can be positive, comma negative. It can be positive, comma negative, or zero. रिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, रिलेशन नेगेटिव भी हो सकता है, रिलेशन जीरो भी हो सकता है। कोवेरियंस क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है कि दोनों सिक्योरिटी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, या दोनों का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। अच्छा चलो, आप पॉजिटिव नेगेटिव बात तो समझ गए, पर आप पूछोगे सर ये 173.76 का क्या मतलब है? ये 173.76 क्या इंडिकेट कर रहा है? तो एक्चुअली ये कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा। 173.76 मेरे कोई काम का नहीं है, हमको बस प्लस माइनस से मतलब है। पर ये 173.76 जो आ रहा है, ये मेरे कोरिलेशन को निकालने में जरूर हेल्प करेंगे। कोरिलेशन कोवेरियंस से ही निकलता है, तो ये अभी कोरिलेशन निकालने में काम आएगा। बाकी 173.76 रिलेशन नहीं बता पा रहा, वो तो प्लस आ रहा है तो समझ में आ रहा है पॉजिटिव रिलेशन। तो कई लोग पूछते हैं कि चलो पॉजिटिव रिलेशन तो है, पर ये बताओ कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पर क्या एकदम परफेक्टली सेम है या थोड़े से ही सेम है, वो हम लोग को जानना है। इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। तो कोवेरियंस रिलेशनशिप तो बता देता है, पर स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप नहीं बता पाता। कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है दोनों के बीच में, वो स्ट्रेंथ नहीं बता पाता है। तो लिखिए however, नेक्स्ट लाइन में लिखिए however covariance does not identify the strength of relationship. However, covariance does not identify the strength of relationship between two securities. Covariance does not identify the strength of relationship between two securities. Strength नहीं बता पाता है, strength of relationship between two securities. Full stop. For this purpose correlation is calculated. For this purpose correlation is calculated. तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कोरिलेशन। इसका सिंबल याद है आप लोग को? स्टैट से पढ़ा हो कभी? कोरिलेशन का सिंबल क्या होता था? कोरिलेशन का सिंबल क्या होता है? जल्दी बोले, कोरिलेशन का सिंबल क्या होता है? नहीं याद है? कोरिलेशन का सिंबल होता था आर। कोरिलेशन का सिंबल होता है आर। तो इसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस। कोवेरियंस किसके बीच में था? सनराइज और सनसेट के बीच में था, उनका ही तो डेविएशन लिया था। तो हम यहां लिख देते हैं कोवेरियंस बिटवीन सनराइज एंड सनसेट divided by standard deviation of sunrise into standard deviation of sunset. यही रीजन था कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला था। कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है दोनों के कोवेरियंस को दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो।
दोनों के जॉइंट डेविएशन को दोनों के जॉइंट स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो, तो कोवेरियंस आएगा 173.76 एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सनराइज दैट इज 12.63 एंड इनटू 13.91। तो करना जरा सॉल्व, कितना आ रहा है? 0.99 आ रहा है क्या? प्लस या माइनस? 0.99 प्लस या 0.99 माइनस? प्लस। प्लस, प्लस ही आएगा। अगर कोवेरियंस प्लस है तो कोरिलेशन भी प्लस में ही आएगा। कोवेरियंस अगर माइनस में है तो कोरिलेशन भी माइनस में ही आएगा, क्योंकि नीचे तो स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो तो प्लस माइनस दोनों ही होते हैं, पर ऊपर वाला क्या है न्यूमरेटर, उस पर डिपेंड करेगा कि कोरिलेशन का आंसर क्या आ रहा है। तो ये प्लस 0.99 है। प्लस का मतलब तो वही है कि पॉजिटिव रिलेशन है, पर अब हम पूछ रहे कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक रिलेशन है। भाई बहुत ज्यादा स्ट्रांगली परफेक्ट रिलेशन है या बहुत वीकली रिलेशन है? तो इसका आंसर ये है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। 0.99 इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली क्या होता है, कोरिलेशन का एक स्केल होता है, बता सकता है कोई? कोरिलेशन का एक स्केल होता है, एक रेंज है उसका। क्या रेंज होता है? -1 से 1 तक। हाँ, कोरिलेशन का जो रेंज होता है ना, वो -1 से +1 तक वेरी करता है। कोरिलेशन का जो रेंज है वो -1 से +1 तक ही रहता है। मतलब ये कभी -1 से छोटा नहीं आएगा और कभी ये +1 से बड़ा नहीं आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ये हमेशा -1 से +1 के बीच में ही रहेगा। अगर इससे ज्यादा आ गया, +2 आ गया या -2 आ गया, तो मतलब समझ जाना आप ही ने गलती करी है। कोरिलेशन कैन नेवर एक्सीड +1 एंड इट कैन नॉट बी लेस देन -1। ये इसकी स्केल है। स्केल मतलब यही लिमिट है इसकी, ये रेंज है इसका। और ऑब्वियसली इनके बीच में आता है 0। तो हमने बोला पॉजिटिव का मतलब कि सेम रिलेशन है, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। नेगेटिव साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। 0 मतलब देयर इज नो रिलेशन। तो हमारे जो क्वेश्चन में आया ना आंसर 0.99 आया, क्या मैं बोलूँ इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1? 0.99 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 ही तो हो गया। तो 1 का मतलब तो मैक्सिमम लिमिट हो गई, इससे ज्यादा रिलेशन तो होता ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब ये दोनों एग्जैक्ट है। अगर एक 10% बढ़ेगा तो दूसरा भी 10% ही बढ़ेगा। अगर एक 10% कम होगा तो दूसरा भी 10% ही कम होगा। पर यही अगर -1 आ जाता है, -1 का मतलब होता है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब परफेक्ट तो है हम लोग, एकदम एक दूसरे की कॉपी है, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे अगर +-1 आ गया तो हम बोलेंगे एक 10% बढ़ेगा तो दूसरा 10% कम होगा। अगर +1 आ रहा है तो एक 10% बढ़ेगा तो दूसरा भी 10% बढ़ेगा, पर अगर -1 आ रहा है तो एक 10% कम होगा तो भी दूसरा तो 10% बढ़ेगा। तो +1 -1 का मतलब है एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पर जितना हम क्लोज टू 0 जाते जाएंगे, जितना हम क्लोज टू 0 आते जाएंगे, इसका मतलब हमारे बीच का रिलेशनशिप उतना ही वीक होता जा रहा है। जरूरी नहीं है कि अब अगर एक 10% बढ़ेगा तो दूसरा भी 10% ही बढ़ेगा। तो मान लो अगर मेरा रिलेशनशिप 0.2 आ जाता है, को रिलेशन 0.2 आ जाता है, तो हम बोलेंगे एक 10% बढ़ रहा है तो दूसरा 10% नहीं बढ़ रहा है, दूसरा सिर्फ 2% बढ़ रहा है। So the more the correlation is near to 0, there is a weak relation, and the more the correlation is near to 1, there is a strong relation. तो कोवेरियंस क्यों नहीं बता पा रहा था ये चीज? क्योंकि इसका कोई स्केल नहीं है, कोवेरियंस का कोई लिमिट नहीं है। कितना बड़ा आंसर आएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है।
तो इस वजह से ये स्ट्रेंथ नहीं बता पाता है, पर कोरिलेशन वो स्केल बता पा रहा है कि -1 से +1 के बीच में वेरी करेगा, तो ये उसकी रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ भी बता पा रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या कितना वीक रिलेशन। ठीक है, लिखे इस बात को, ये लिख लिया 0.99 तक। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए, हाँ रेंज में 1 से -1 होता है तो 0.99 नहीं 1 आ सकता है ना, +1 भी आ सकता है एग्जैक्ट भाई, ऊपर नीचे अगर कैंसिल हो जाएगा तो +1 ही तो बचेगा ना, +1 भी आ सकता है, 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए कोरिलेशन ranges from a scale of -1 TO2 2+1, correlation ranges from a scale of -1 to +1 with zero relation between them, with zero है ना, zero फिगर लिखना है, with zero relation between them, -1 से 1 के बीच में आएगा ना जीरो, तो फुल स्टॉप। the more the correlation is near to 1, the more the correlation is near to 1, comma, there is a strong relation, the more the correlation is near to 1, there is a strong relation, and vice versa मतलब the far the correlation is away from 1, the relationship is weak, and vice versa लिख दो आप, 1 के जितना करीब है उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, 1 से जितना दूर है उतना वीक रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए 10 there are 5 types of correlation, 5 types of correlation, 5 तरह के हो गए correlation। फर्स्ट इक्वल टू 1, फर्स्ट एकदम इक्वल टू 1 आ रहा है कोरिलेशन, इक्वल टू 1 डैश लगा के लिखेंगे, इट मींस that the two securities are perfectly positively correlated, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन का एक एग्जांपल देता हूं, सिक्योरिटी का नहीं, जनरल में वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ना, उसका कोरिलेशन +1 होता है, क्योंकि उसमें हम क्या बोलते हैं, चेंजेस इन सेम प्रपोर्शन टू चेंज इन वॉल्यूम अगर 10% बढ़ेगा तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 10% ही बढ़ेगी, तो यानी ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए, पर हम लोग यहाँ वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे दोनों सिक्योरिटी परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। नेक्स्ट लिखिए सेकंड, इक्वल टू -1, तो उसमें डैश लगा के लिखिए, इट मींस दैट द टू securities are perfectly negatively correlated, परफेक्ट तो है, 1 तो है ही, तो मतलब स्ट्रॉन्ग तो है ही, पर ऑपोजिट है, नेगेटिव है। और फिर लिखिए थर्ड, इक्वल टू 0, कोरिलेशन इक्वल टू 0, कोरिलेशन 0 भी आ सकता है, डैश लगा के लिखेंगे, इट मींस दैट द टू सिक्योरिटीज हैव नो रिलेशन, फिर फोर्थ लिखिए लेस देन 1,
लेस देन 1 बट मोर देन 0, मतलब 0 और 1 के बीच में है। लेस देन 1 बट मोर देन 0 यानी बिटवीन 0 एंड 1। तो डैश लगा के लिखिए इट मीन्स दैट द सिक्योरिटीज हैव पॉजिटिव रिलेशन। It means that the securities have positive relation but not so strong। एग्जैक्ट 1 नहीं है तो एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है थोड़ा। तो जितना 1 से दूर होगा उतना वीक होगा। और लास्ट लिखिए फिफ्थ केस, बिटवीन 0 एंड -1। बिटवीन 0 एंड -1, तो 0 एंड -1 में लिखेंगे इट मीन्स that the securities have negative relation, securities have negative relation but not so strong। exactly -1 होता तो strong होता, perfect relation होता, पर माइनस है पर -1 नहीं है, तो अब क्या बोलेंगे नेगेटिव तो है पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर आप इस बातों को समझ गए तो बताओ हमारा 0.99 आ रहा है, तो क्या बोले स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या वीक रिलेशन है? स्ट्रॉन्ग ही बोलेंगे, ऑलमोस्ट 1 ही है। तो लिखेंगे इन दिस केस मतलब इन दिस क्वेश्चन, इन दिस केस कोरिलेशन in this case correlation is 0.99 plus 0.99 comma then it means that if one security rises by 10%, if one security rises by 10%, then another security rises by, rises का rises ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो मतलब चलेगा तो सेम डायरेक्शन में, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। नेगेटिव होता तो एक बढ़ता तो दूसरा कम होता, पर हम बोल रहे पॉजिटिव है दोनों ही बढ़ेंगे, तो दोनों बढ़ेंगे पर 9.9% से ही बढ़ेगा। 9.9 ही क्यों? क्योंकि कोरिलेशन एग्जैक्ट 1 नहीं है ना, अगर एग्जैक्ट 1 होता तो 10% से ही बढ़ता, पर क्योंकि 0.99 है तो बोल रहे हैं 9.9% से बढ़ेगा। तो अगर मुझे इन्वेस्टर आके पूछ रहा था कि बताओ इन दो सिक्योरिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई एक बढ़ेगा 10% तो दूसरा 9.9% बढ़ेगा, और अगर एक 10% गिरेगा तो दूसरा 9.9% गिरेगा। आ रहा है क्या कोरिलेशन समझ में क्या होता है? तो कोवेरियंस का एक्चुअली में कोई यूज नहीं है, वो सिर्फ काम आएगा कोरिलेशन निकालने में। तो कोरिलेशन निकालने के लिए कोवेरियंस निकालना जरूरी है, इसलिए कोवेरियंस भी पढ़ाना पड़ता है। बाकी वो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा है, जो कि कोरिलेशन खुद भी बता पा रहा है। ये आया क्या समझ में? कोरिलेशन जल्दी बोले। तो अगर आप बोल रहे हो कि समझ में आ रहा है सर, तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। हम लोग को ना चैप्टर में पोर्टफोलियो पढ़ना है स्टूडेंट्स। पोर्टफोलियो का मतलब हमने यही बोला कि हमको 2 या 2 से ज्यादा सिक्योरिटीज को मिक्स करना है। तो बता सकते हो उन 2 सिक्योरिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए या जीरो रिलेशन होना चाहिए। ये आपको इसीलिए पढ़ाया गया है, जिससे आपको ये समझाया जा सके कि पोर्टफोलियो में उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होना चाहिए। तो अगर आप बोल रहे हो कि हम समझ गए हैं, तो बताइए क्या रिलेशन होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? दोनों सेम डायरेक्शन में चलने वाले होने चाहिए, या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने वाले होने चाहिए, या दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए? तो पॉजिटिव, तो गलत, दोनों ऑपोजिट होने चाहिए। हम पोर्टफोलियो बना किस लिए रहे थे? रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए, कि अगर 2 जगह पैसा लगाएंगे
तो एक में अगर नुकसान हो भी जाएगा तो दूसरे में तो फायदा होना चाहिए, तभी तो दोनों एक दूसरे को ऑफसेट करेंगे। आप क्या बोल रहे हो, दोनों सेम डायरेक्शन वाले होने चाहिए सर। तो इसका मतलब आप बोल रहे हो कि एक में अगर नुकसान हो तो दूसरे में भी नुकसान हो जाए। सेम डायरेक्शन का तो यही मतलब हुआ ना। पर पोर्टफोलियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। पोर्टफोलियो बनाने का ऑब्जेक्टिव था रिस्क को डिवाइड करना, कि एक में घाटा हो जाए कोई बात नहीं, दूसरे में तो फायदा हो जाए। तो दोनों ऑपोजिट चलेंगे तभी तो एक का नुकसान दूसरे के फायदे से एडजस्ट हो पाएगा। तो ये टॉपिक पढ़ाने के पीछे रीजन यही था कि आपको ये समझाया जा सके कि कभी भी पोर्टफोलियो बनाते हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले सिक्योरिटी चूज करने पड़ते हैं। सेम डायरेक्शन वाले चूज कर लोगे ना तो रिस्क बल्कि बढ़ जाएगा आपके पोर्टफोलियो का। आपको रिस्क कम करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन वाले सिक्योरिटीज चूज करने होते हैं। समझ में आ रही बात? लिखिए नोट लिखिए लास्ट में, फॉर मेकिंग अ पोर्टफोलियो, to reduce the risk, for making a portfolio to reduce the risk, the securities, for making a portfolio to reduce the risk, the securities must have negative relation. For making a portfolio to reduce the risk, the securities must have negative relationship. The securities must have negative relationship between them. पॉजिटिव रिलेशन होने से पोर्टफोलियो बनाने का पर्पस डिफीट हो जाएगा। आपको नेगेटिव वाले चूज करने पड़ेंगे। तो ये को रिलेशन निकालने का पर्पस ही यही था कि ये पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है, सनराइज और सनसेट दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, तो इन दोनों को मिक्स मत कर देना, क्योंकि इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो अगर एक में घाटा होगा तो दूसरे में भी घाटा होगा। तो फायदा क्या हुआ पोर्टफोलियो बनाने का? फिर तो एक में लगा लेता ना मैं। हमको ऐसे चूज करने हैं सिक्योरिटी जिनमें ऑपोजिट रिलेशन हो, जिनमें नेगेटिव रिलेशन हो। और अगर नेगेटिव ही ढूंढना है तो फिर ऐसा ढूंढो ना जो -1 के पास में हो। ऐसा क्यों ढूंढोगे जो 0 के पास में हो? तो हम ऐसी सिक्योरिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे जिनके बीच में -1 कोरिलेशन हो। हालांकि इट इज हाइपोथेटिकल, -1 वाले मिलते नहीं है, तो ठीक है -1 के पास तो मिले कम से कम। ठीक है, धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी, अभी तो स्टार्टिंग है ना। वही मैं बोल रहा था, शेयर मार्केट आप लोग जानते ही नहीं है, तो शेयर मार्केट के बारे में ये सब सिखाना पड़ता है कि कोरिलेशन, कोवेरिएंस, ये सब पहले कैसे निकालते हैं ये सीखो, तब आप समझोगे शेयर मार्केट किस तरह से चलता है। तो ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। फिर कल एक कोवेरिएंस कोरिलेशन की प्रैक्टिस और करवा दूंगा, फिर उसके बाद आगे और सीखना।